तानशाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की। जगत सिंह को स्कूल जान, पुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा और घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद बागों की ओर निकल जाता और कभी अमरूदों के साथ मालिक की गाड़ियाँ बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और कभी मल्हारों को डोंगियों में बैठ उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा आता था। गालियाँ खाने का कोई अवसर वह हाथ से नहीं जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, एक्कों के पीछे पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसे मनोरंजक के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता पर दुर्व्यसनों का दास होता है और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर के रुपये उड़ा ले जाता। नकद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाते में भी उसे संकोच न होता था। घर में शीशियाँ और बोतल भी वह सब उसने एक एक करके कुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में पड़ी थी, उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कार्निशों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर ही से पीपल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाकखाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा न हुआ। उल्टी हानि यह हुई कि देहातों में जो भाजी साग उबले ईंधन मुक्त मिल जाते थे वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सत्ता सकते थे। इस दुर्व्यवस्था में जगत सिंह की हथपलियों पर बहुत अख रहती थी। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वह हाल भी न सकते थे, पर जगत सिंह इतना सीना जोर न था। हाँ, मारपीट, गुड़ धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था। जगत सिंह जो ही घर में कदम रखता चारों ओर से काव काव मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ती, बहनें गालियां देना लगती मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर ताले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारियों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्धन सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। जो जो घर वाले को उसकी चोरी कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था वे उससे चौकन्ने होते जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरम वाले के कई रुपये ऊपर चढ़ गए। गांजे वाले ने भी धुआंधार ताकजे करने शुरू कर दी। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत को निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक ताक जाग जाग में रहता पर गात न मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों चिका टूटा। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने से चले जो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकार या डाकिया शरारत कर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन उनकी जेब में निकालने की सुधि न रही। जगत सिंह को ताक लगाए हुए ही था कि पैसे के लोभ में से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कोई आने के टिकट लगे थे। कई बार टिकट चुरा आए आधे दामों से बेच चुका था। झट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वह न छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ा। वह फूटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़िया का शिकार करने जाए और अनजान में किसी आदमी पर निशाना मार दे।
उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत सिंह की आंखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह बूंदी होगी, इसमें संदेह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाता, लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह क्रोध दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई न कोई जरूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ न कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिए। क्यों न वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले, यह तो मालूम ही हो जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने से क्या हानि है, दादा के 5 रुपये तो हैं ही, जक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपये का एक नोट उड़ा लिया, मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो बड़ा मजा हो। फिर एक रुपये पैसे के लिए क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसने कुल 200 रुपये के नोट थे। 200 में से दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारे की दुकान में 2-4 कड़क और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और क्या है। लेकिन कितने ठाठ से रहता है, रुपये की चरम उड़ा देता है। एक दाव पर 10-10 रुपये रख देता है। नफा न होता तो वह ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंदित कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उखड़ जाए और वह लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। मुंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान वकायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती है और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बनाती है और बिगाड़ती है। उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब वो कवायद खत्म हो गई तो एक चरहरे दिल का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? सैनिक ने सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा, बला का हाजिर जवाब, मंचला हिम्मत का धनी जवाब है, परंतु तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ, मगर जो जो जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा न नजर न आ रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब तक वह भूमि तल में विलीन हो गई तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाँप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह सुहृद मित्रों के जमघट आंखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उससे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक उसे मुग्ध किए रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसने स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता ने क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया जब एक बार वह बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा न थी, पर न पिता को उसकी कुछ चिंता थी, न बहनों को। केवल माता थी, जो रात की रात उसे सिरहाने बैठी, अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी
की पीड़ा का शांत करती रही थी। उस दिन कितनी बार उसने उस देवी को नवरात्रि में रोते देखा था। वह स्वयं रोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा सुभ्रणा और मेहव अपने व्यथा को ऐसी भूल गई मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वह इसी शोक और नैराश्य में समुद्र के तट पर चल जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि करके कारण वह टालना जाता था। आखिर एक दिन उसने न रहा गया, उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, मैंने बड़े ही उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उस सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपके विश्वास दिलाता हूँ कि जीत रहा तो कुछ दिन कुछ करके दिखाऊंगा, तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाकखाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा, जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उसकी हंसी उड़ाया करता था, पर आज वह विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्मृति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासना में है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती तो तेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, मैं अभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। रहना पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई, तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? बहुत जल्दी, 2-4 दिनों में। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह का युद्ध रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्था में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, उसे सर करना उसी का काम है। हल्ले और धावे में वह सदैव सबसे आगे रहता है। उसकी तैयारियों पर कभी मेल नहीं आता। उसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्न चित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीत सा हो गया। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की वीरतावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई है, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर नील आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता है, वह अपने चौलदारे में अकेले बैठकर घर वालों की याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। प्रतिमास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों की कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन दिन होगा जब कि वह उसके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा।
और वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 5-4 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी ने जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हुए हैं, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। देह अस्थि पंजर मात्र रह गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी है। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। कौन आने वाला था ही कौन? एक बूढ़ा किंतु हष्ट-पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है कौन? घर तो चलेगा ही। मेरे घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासन पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जितन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असह्य थी, किंतु आज निराशा की और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तनिके का सहारा लिया। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, तो चिल्लू पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसके गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितना बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उस पर वो माचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर न किया। उसी का दंड है। जहाँ प्रेम का बंधन स्थित है, वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है? कितना कोमल और मधुर थी वायु, कितनी सुखद अवकाश, कितना मनोरम वृक्ष, कितने हरे भरे पक्षियों का कलरव, कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी, पर भगत सिंह के चारों ओर अंधकार था। जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे में आशा के प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वह खुश खुश अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों के गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लूटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चले, मानो सामने कोई समुद्री लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाएं? सहसा उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचौबी साफा अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक पिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए पिटन आ रही है, एक अभागा मैं हूँ जिसकी कहीं ठिकाना नहीं। फौजी ने अफसर ने इधर इधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा।